पीछे आप कंटेनर कॉर्पोरेशन भी देखिए करीब 1.5% ऊपर 12.40 का इसने टारगेट हिट कर दिया। आज सुबह हमने एक टेक्निकल कॉल दी थी, टारगेट दिया था 12.40, वो हिट हो गया है। एक और शेयर जिसका टारगेट हिट हुआ है वो आप कह सकते हैं कि अटलांटा का है। हम आपको ध्यान होगा परसों हमने ब्रेकआउट शेयर दिया था अटलांटा, आज ये 5% ऊपर है। एक शेयर तो हमने कल ही आपको दिया था, आज वो 15% ऊपर है, वो है इलेक्ट्रोथर्म। कल हमने कहा था कि अगर ये चला ना 200 के पार हुआ तो आपको एक बहुत जल्दी 220 भी हो जाएगा। आज 14% 15% की बढ़त के साथ इसे ट्रेड कर रहा है। 202 पे ही खुला, एकदम से सडन स्पाइक के साथ 220 आ गया। ये क्लियर कट ब्रेकआउट शेयर थे। ग्रेफाइट इंडिया को भी देखिए, आज सुबह हमने टुडेज ट्रेड भी आपके सामने रखा था, ये भी ऑलमोस्ट अभी 2% ऊपर, लेकिन खुला ये भी करीब 4% के आसपास की बढ़त के साथ ही था। कोई इसमें से कोई शेयर आपको राकेश पसंद आ रहा है? इलेक्ट्रोथर्म है, अटलांटा है, ग्रेफाइट है, इनमें अभी कुछ पोजीशंस रख सकते हैं क्या? देखिए डिम्पी, अगर आप अटलांटा की बात करें तो रुझान, टेक्निकल रुझान अच्छा है। स्टॉक ने ऑलरेडी मार्केट को अच्छा आउट परफॉर्म करा है। अगर किसी का थोड़ा सा लंबा 2 से 3 महीने का नज़रिया है तो डेफिनेटली इसको कंसिडर किया जा सकता है। ग्रेफाइट की बात करें तो यहाँ पर भी रुझान जो है पॉजिटिव है, बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। हरी, ये प्राइवेट बैंक्स में आपकी टॉपिक क्या है? क्योंकि ये पिछले 2-3 दिनों में मार्केट बड़े ही कंसोलिडेट हुए हो, थोड़े से नीचे आए हो, लेकिन इन स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक कल भी ठीक ठाक मूव और आज भी डे हाई पर अभी आ चुका है। नहीं, जहाँ तक प्राइवेट बैंक्स का सवाल है, मेरा फोकस अब भी 2 स्टॉक पे रहेगा। एक तो इंडसइंड और दूसरा आरबीएल बैंक। आरबीएल आई थिंक अराउंड 520-530 के आसपास कोट कर रहा है और इंडसइंड अराउंड 1400 के आसपास है। आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एसेट क्वालिटी के कंसर्न्स नहीं है, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। हमको एचडीएफसी बैंक भी अच्छा लग रहा है, पर देखिए ये स्टॉक हमेशा से एक फुल्ली वैल्यूड स्टॉक रहा है, तो फ्रॉम अ ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव आपको ज़्यादा अपसाइड नहीं मिलता है। तो हमारा टॉप पिक्स इंडसइंड बैंक और आरबीएल बैंक रहेगा। ठीक है, इस बीच टॉरेंट पावर आप देखिए करीब 4% अभी ऊपर आ चुका है, ऑलमोस्ट दिन का उच्चतम स्तर है और ये काफ़ी अच्छा प्ले दिखा रहा है। एक शेयर जो कल टूट रहा था असल में जीएसटी की वजह से, वो था पीवीआर, क्योंकि 28% की कैटेगरी में चला गया था ये। आज शेयर अपने आप को बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और ये करीब 1% ऊपर है। समित, इस पर आपके रिकमेंडेशन चाहिए पीवीआर पे, ये बेस बना चुका है क्या और तो नहीं टूटने वाला? देखिए डिम्पी, थोड़ा इसमें इनकन्सिस्टेंट एक्टिविटी रहता है। हमने देखा है कि ऑफ लेट एक रैली के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखा था, बट कहीं ना कहीं 1400-1450 के आसपास इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है और कल ही इसने एक अच्छा खासा उसके आसपास लो बना के एक रिकवरी दी है। तो ये रिकवरी और कंटिन्यू रह सकती है। हमारा मानना है कि 1560, 1580 के पीवीआर्स में आने वाले 2-4 दिनों में लेवल देख सकते हैं। तो अगर किसी ने कल लोअर लेवल्स पे बाय किया हुआ है तो डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए। इंट्राडे बेसिस पे अगर आप देखें तो 1510, 1505 का इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया। जी डिम्पी, आपने इलेक्ट्रोथर्म शायद नहीं देखा अभी तक। देख लिया मैंने, 15-16% ऊपर ये स्टॉक आज भी ट्रेड कर रहा है। 229 कल ही दिया था एक्चुअली शेयर, कल ही स्टॉक का हमने जिक्र किया था कि अच्छा लग रहा है और आज एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग गेन्स इस शेयर में देखे जा रहे हैं। राकेश, 2-3 शेयर्स देखकर बताइए कि इनमें क्या करना चाहिए। तो एपटेक, इस स्टॉक की मजबूत ओपनिंग हुई है। इसके अलावा टीसीआई एक्सप्रेस, यहाँ नंबर्स आए हैं, नंबर्स का इंपैक्ट है, स्टॉक ही ठीक ठाक मूव दे रहा है। और तीसरा मास्टेक। वॉल्यूम तीनों ही शेयर्स में अच्छे हैं, करें क्या अभी? देखो दीपाली, तीनों ही शेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, बट ट्रेडिंग के नज़रिए से अगर कुछ देखना हो तो मुझे लगता है कि मैस्टेक को देखना चाहिए, जिसने एक बड़े मूव के बाद एक करेक्शन दिखाई थी और शायद अब दोबारा से अप ट्रेंड को रिज्यूम कर रहा है। जो कल के लोस थे अराउंड 270 के, वो एक क्रिटिकल हैं। अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो उन स्तरों पर नज़र रखनी चाहिए। ठीक है, 1-2 शेयर आप और भी देख लीजिए। आप केएम शुगर्स को देखिए, शुगर का थोड़ा आउट परफॉर्मर भी इस समय हो रहा है, ये करीब 4% ऊपर है। सैराबरा को जैसे हमने कहा था कि एक कर्नाटका पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिली है, ये 4% ऊपर है। और इसके अलावा एक और शेयर आपको ध्यान में रखना होगा, वो है पीबीए इंफ्रा। ये थोड़ा टूट रहा था लेकिन आज ये भी ऊपर आया, करीब 4% ये भी ऊपर है। समित, आपका शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। साथ ही हरी, आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इस समय मार्केट के अंदर क्या किया जाए। लेकिन राकेश, 1-2 शेयर जो अभी मैंने पढ़े हैं ना, उसमें आप इनको बताइए, केएम शुगर और सैराबरा, इन दोनों में अभी भी आपको और स्ट्रेंथ दिखती है क्या? देखिए डिम्पी, टेक्निकल स्ट्रक्चर थोड़ा रिस्की है, रुझान ठीक है। आज के सत्र में दोनों में एक अच्छा बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। इतने ऊपर इमीडिएटली अगर 1-2 दिन का नज़रिया हो तो खरीदने की राय नहीं दूंगा, बट किसी के पास है तो होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपको मिली है। अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एंड्रयू हॉलैंड है हमारे साथ एवेंडस कैप से। एंड्रयू, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ज़ी बिजनेस। सो व्हाट्स योर व्यू ऑन मार्केट्स राइट नाउ, बिकॉज इन पास्ट 2-3 सेशंस वी हैव सीन a sort of consolidation, markets have come down a bit.
So are you cautious at these levels? Do you see some sort of correction coming in at these levels, or market will rebound sharply again? So, been cautious for some time because it's generally a liquidity driven market. We didn't know the timing of complacency, kind of taking a back seat. And I think we had that a little bit last week with Trump. I think we've seen a little bit more this week and actually today with the rating downgrade for China. So there are risks out there, just that we've been ignoring them. And whilst I don't see a major correction, maybe another couple of percent from here, I think it's been a wake-up call for us that there are risks out there which we have to take into account. So I probably remain more cautious in the very short term. We've had a great run. Global markets have had a great run. I think we need to start seeing some action now from particularly President Trump in terms of trying to get some of his measures through, particularly on the fiscal policy and obviously corporate and personal tax. So, if that keeps getting elongated because of problems he's having, the more worries we're going to have on global growth and the risks that would then bring to markets. Hi Andrew, morning. If you feel there is a confusion in the markets or there is a pressure in the markets, which sector is going to be face the pain actually? I think the three sectors which will face the pain is the ones which we've been negative on for some time, which is telecom, IT and pharma. There's going to be no respite for them. The only respite that's been for them actually has been the fact that markets have been moving higher. There's no fundamental reason to buy them, so I think these will get hurt more than most in any kind of any fall in the market. But Andrew, I'll come back again to the answer which you gave for the first question. You do not see a major correction coming here in the Indian market. Still, you are cautious. Why this cautiousness? Is this cautiousness just because of the US issues or the Trump issues, or some other factors are also leading to this cautiousness? No, it's a good question. It's just a general kind of view about the global markets where a few weeks back the VIX was under 10 and complacency really was just that there was no risk to think about, and usually when that happens out of the woods and surprises us, and that what's happened really with Trump. So we had a bit of a shock there. We overcame that. But let's look around us. We've obviously had some tensions with Pakistan. North Korea keeps testing missiles. China's got a downward re-rating on its debt. These are the kind of things which we're just ignoring. And so maybe a few weeks ago, what we were saying was that bad news was good news and good news was great news. Perhaps bad news does become bad news now, and the markets take that on the chin a little more. So that's the reason I'm a bit more cautious. Okay. Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी बात की है. संदीप भाटिया इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं. संदीप, अभी एंड्रू हॉलैंड हमारे साथ बने हुए हैं. वो ये कह रहे हैं कि अब मार्केट का वो बिहेवियर आ चुका है कि जब बैड न्यूज़ इट्स अ बैड न्यूज़, मार्केट वो काउंट करने लग गया है. इससे पहले काउंट नहीं करता था. ये बैड न्यूज़ ग्लोबल, बैड न्यूज़ अर्निंग्स, ये बैड न्यूज़ कहाँ पे और दिख रही हैं आपको? आई थिंक बैड न्यूज़, सबसे बड़ा बैड न्यूज़ ये है कि मार्केट महंगा हो चुका है, एंड इसलिए जो भी बाहर से कभी अर्निंग्स का थोड़ा नेगेटिव डिसअपॉइंटमेंट होता है या कोई एक्सटर्नल सिचुएशन में तनाव आता है तो मार्केट में करेक्शन होता है. बट सोचना ये है और मेरा ये मानना है कि अगर ये मार्केट करेक्ट हुआ 5 to 10% नीचे गया तो इसमें बाय करना है, क्योंकि जो इंडिया का जो अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री है, जो अब तक डिसअपॉइंट किया है, जो ब्रॉड अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री वीक रहा है, वो इस साल और नेक्स्ट 2 years में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा. सो करेक्शन मार्केट में हमें इन्वेस्ट करने का एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है. जी, तो मिस्टर भाटिया, ये 5 to 10% की करेक्शन की पॉसिबिलिटी आपको लग रही है इन लेवल्स पर? 5% तो आ सकता है. 5% करेक्शन इजीली आ सकता है, और आई वुड डेफिनेटली, अगर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आया मार्केट में तो डेफिनेटली ये निवेश करने के लिए अच्छा मौका रहेगा.
ठीक है, तो 5% के करेक्शन मार्केट्स के अंदर इस समय आ सकती है. एंड्रू, वन मोर थिंग, वी हैव टू ट्रिगर्स. फर्स्ट इज IMD reports on the monsoon, and the second one is the GST. Which is going to pay more to India, the IMD report or the GST factor, or it's already discounted in the market? Listen, let's let me put it two ways for you. If the report on monsoons is fine, market reacted to that a few weeks back, so I don't think there'll be. It just helps confidence that the economy will continue to grow, and the rural economy, which is still struggling, by the way, will start to pick up. But GST, listen, all the rates are very good, and we're all very happy with what's happening there. But it's going to be disruptive. I mean, you're seeing or hearing or reading that companies are going to start destocking ahead of July the 1st, if that's the date when GST is rolled out. So, anywhere in the world when you've done this type of change in tax, it's taken 3 months to work through the system, and India is a much bigger country. So, it's going to be minimum 3 months. So, I'm excited about GST long term. I just have cautiousness about the short term. जी मिस्टर भाटिया, क्योंकि आप मैक्वारी में इक्विटी डिवीजन को हेड करते हैं, तो काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टर्स से या फिर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से आप इंटरैक्ट करते होंगे. उनका भी व्यू है क्या इंडियन मार्केट्स को लेकर? क्योंकि हमने देखा है DIs की ओर से एक कंसिस्टेंसी रही है, लेकिन FIs की ओर से वो कंसिस्टेंसी मिसिंग रही है. वो एक हफ्ता इन्वेस्ट करते हैं कैश मार्केट में, उनकी ओर से बाइंग आती है, अगले 10 दिन वो बिकवारी करते हैं. तो अभी रुझान है क्या? ये जिन ट्रिगर्स की अभी मेरे सहयोगी ने बातचीत भी की, मानसून हुआ, GST हुआ, ये कि FIs को भी एक्साइट नहीं कर रहे हैं क्या इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए, वीक टू वीक, 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, प्लस माइनस इनफ्लोज के और FIIs के बाइंग और सेलिंग को आप देखते रहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो मेरा क्लियरली ये कहना है कि एक चीज़ है कि इस देश में सबसे बड़ा इन्वेस्टर डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जो भारतीय इन्वेस्टर है. ये भारतीय इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड से आए या डायरेक्ट इन्वेस्ट करे, दोनों से ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लोज रहेंगे वो पॉजिटिव रहेंगे. इनफैक्ट जो डिमोनेटाइजेशन से एक बड़ा ट्रिगर रहा है कि बैंक डिपॉजिट्स बढ़े हैं. बैंक डिपॉजिट्स बढ़े हैं तो लोगों के सिप का जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ चुका है. तो इनसे डोमेस्टिक फ्लोज तो इम्प्रूवमेंट रहेंगे. तो एवरी टाइम फॉरेनर को की तरफ देखना और उनके इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट की ट्रेंड की तरफ देखना वो एक्चुअली सही नहीं रहेगा. मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे भारतीय निवेश और उनकी संस्थाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जैसे समय बीतता जाएगा वैसे और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगी. क्योंकि आप देखिए, कोई बड़ी इकोनॉमी में कोई फॉरेन इन्वेस्टर ड्राइव नहीं करता है, मार्केट को चलाता नहीं है. वो अमेरिका में अमेरिकन इन्वेस्टर ही चलाते हैं. तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं रहा है, लेकिन अब ऐसा हो सकता है और ऐसा होना चाहिए. सबसे पहले ये है. और अगर आप खाली फॉरेन निवेशक की ओपिनियन की बात करें तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि उनका जो ओपिनियन है वो ये है कि इस हमारे देश में सबसे ज़्यादा अर्निंग्स ग्रोथ है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है अर्निंग्स की, और सबसे ज़्यादा अगर पूरी इकोनॉमी के जो मापदंड लिया जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ दिख रही है. हमारा जो आंकलन है कि इसके हिसाब से इंडिया का ग्रोथ वर्ल्ड में हाईएस्ट रहेगा, और वो काफ़ी हद तक दिख रहा है सही है. उसके हिसाब से आई थिंक इवन फॉरेनर्स बाय करते रहेंगे, और अभी 2-3 महीने के लिए प्लस माइनस हो जाए तो आई थिंक एज आई हैव सेड इट्स करेक्शन आए मार्केट में तो इसमें हमें निवेश करना चाहिए और इसमें बाय करना चाहिए. ठीक है, किसी भी करेक्शन में एक बार बाय तो आप कर ही सकते हैं, ऐसे मिस्टर भाटिया कह रहे हैं. लेकिन वन मोर थिंग मिस्टर एंड्रू, government is doing lots of things in the banking sector. Actually, the government is putting an ordinance in the front of a president, and president just make it a sign it. And we are seeing that government is doing enough, but we are not seeing anything great in the terms of numbers, in the terms of balance sheets, in the terms of NPA recovery. Are you satisfied with the government efforts on the recovery of NPAs? Listen, you can put as many sticking plasters over a wound
but until you put some real surgery to it, then nothing's really changed. And you can have committees and you can have committees. The PSU banking sector, I mean, the losses are just unbelievably bad. And they just need the capital just to take those losses this year. And if you take something like SBI, and you look at the kind of subsidiaries that they're supposed to be integrating, which they said would be fine, look at the problems those subsidiaries had. Now, who would want to buy a PSU bank? Just tell me that. The whole sector, unless they take huge haircuts, there's just no reason to look at PSU banks. I mean, it's just flawed. It's a flawed concept in terms of how they're trying to build a business. So until there's a drastic change there, these share prices, which have run up to price to adjusted 0.3 times, they should be half if they're looking half. So I'm very negative PSU banks, and whilst I think the RBI will try and do the right things, it's too little, too late now. You have to take the surgery, get the knife out, and do something about it. Yes. So you are negative on PSU banks. That is what Andrew was saying. So Andrew, in that case, do you still hold your conviction with the private bank names with regards to investment, and also do you also increasing your exposure towards other aspects, other pockets of financial space, as in like NBFCs or housing finance companies, because these are the pockets which have run up a lot, but still they hold value. Yeah, so there's three sectors that we really like, which is private banks, which you've said, because what I've just said about the PSU banks means that private banks will just make hay while the sun shines and take market share from all of these PSU banks. It's a no-brainer for the private banks. So that's why we like the private banks. We've been taking a hard look at the affordable housing market and trying to fast forward and see what we think is going to happen in the next 3 to 5 years. So housing finance companies is something which we've focused our attention on, and it's a subsector within the finance industry which we like a lot, and we're going to start taking our positions in that. And the other sector that we like is FMCG. We think GST is a big game changer. Okay. And the prices you've seen recently in terms of the re-rating, we're just at the very, very beginning of the re-rating story for FMCG. मिस्टर भाटिया, ये जीएसटी की जब बात हो रही है ना, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि रिफॉर्म बहुत बड़ा है और अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म है. अब तक के जितने नंबर्स हमको आते हुए दिखे हैं, चाहे सर्विसेज के हों या मैन्युफैक्चरिंग के हो, कहीं पे कुछ ज़्यादा डैम्परिंग तो लग नहीं रहा है. ये रिफॉर्म मार्केट डिस्काउंट कर चुका है या फिर अभी करना बाकी है? ये मार्केट इस हद तक डिस्काउंट कर चुका है कि ये आएगा और इसका लंबे असर तक हमारी अर्थव्यवस्था पे एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा. अगर मार्केट ने कुछ डिस्काउंट नहीं किया है तो जैसे एंड्रू कह रहे थे कि अगर 3-6 महीने में किसी प्रकार की प्रोसीजर में तकलीफें आई या कोई टैक्स कलेक्शन में कोई ऐसा नेगेटिव कुछ हो गया तो वो आज डिस्काउंट कर नहीं रहा है मार्केट. तो जो शॉर्ट टर्म है वो नेगेटिव इम्पैक्ट अगर वो है और अगर वो आएगा तो वो डिस्काउंट नहीं हो रहा है. लेकिन जो लॉन्ग टर्म का अर्थव्यवस्था के लिए और पूरे टैक्स स्ट्रक्चर के लिए ये जो पॉजिटिव काम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसकी जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पॉजिटिव है वो डिस्काउंट कर चुका है मार्केट. सो आज का मार्केट इंडिया के पॉजिटिव्स को डिस्काउंट जरूर कर रहा है और जो नेगेटिव्स आ सकते हैं और वो शायद शॉर्ट टर्म भी हों लेकिन वो डिस्काउंट हुए नहीं हैं.